हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल विराट एजुकेशन एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ नंबर 8 कन्यादान को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, ये एक संवेदनशील विषय है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। इस कविता के कवि ऋतुराज जी हैं, जिनका जन्म सन 1940 में भरतपुर राजस्थान में हुआ था। इस कविता को 2 काव्यांशों में बांटा गया है। हम बारी बारी इन दोनों ही काव्यांशों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला काव्यांश। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने कन्यादान करते वक्त एक माँ के दुख का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि कन्यादान करते वक्त या बेटे की विदाई करते समय माँ का दुख बड़ा ही स्वाभाविक, प्रामाणिक तथा सच्चा होता है। बेटी ही माँ के सबसे निकट व उसके जीवन के सुख दुख में सच्ची सहेली होती है। अब जब वही उससे दूर जा रही है तो माँ को कन्यादान करते वक्त ऐसा लग रहा है मानो उसके जीवन की अनमोल और आखिरी पूंजी वो दान करने जा रही हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ऋतुराज जी कहते हैं कि लड़की अभी इतनी सयानी या परिपक्व नहीं हुई है कि वह दुनिया की बातों को समझ सके। वह अभी भी भोली भाली है, मासूम है। उसने अपने मायके में सिर्फ सुख और खुशियों को ही देखा है। दुख और परेशानियों के बारे में ना तो उसको कुछ पता है और ना ही कभी उसने अपने दुख व परेशानियों को बांटना या हल करना आता है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों की, कुछ लयबंद पंक्तियों की। अभी भी उसने अपने सामने काल्पनिक सुखों की एक धुंधली सी तस्वीर है। उसे व्यवहारिकता का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। ससुराल में आने वाली जिम्मेदारियां, कठिन परिस्थितियां व संघर्षों के बारे में अभी उसको कुछ भी अंदाजा नहीं है। बच्चों, पहले काव्यांश के माध्यम से कवि ऋतुराज जी ने कन्यादान कविता के माध्यम से शादी के बाद स्त्री जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों के बारे में एक संदेश देने की कोशिश की है। कविता में विवाह के बाद बेटे की विदाई के वक्त एक माँ अपने जीवन में सभी अच्छे व बुरे अनुभवों को निचोड़कर एक सही तर्कसंगत सीख देने की कोशिश करती है, ताकि उसकी बेटी ससुराल में सुख और सम्मान पूर्वक जी सके। हिंसा, अत्याचार व शोषण के खिलाफ आवाज उठा सके। कविता में माँ परंपरागत माँओं से बिल्कुल अलग है, जो अपनी बेटी को परंपरागत आदर्शों से हटकर सीख दे रही है। कन्यादान करते समय माँ को ऐसा लग रहा है कि जैसे वह अपने जीवन की सारी जमा पूंजी दान कर रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपनी बेटी के लिए चिंतित भी थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी बेटी अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है, इतनी सयानी नहीं है कि वह अपने नए जीवन व ससुराल में आने वाली विपरीत परिस्थितियों को समझकर उसका सामना कर सके। माँ को लगता है कि उसकी बेटी अभी भोली है, नादान है। उसे अपने जीवन में अभी तक सिर्फ सुख ही सुख देखा है। उसे दुख और परेशानियों को बांटना व निकालना नहीं आता। ससुराल में बेटी को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए माँ अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों से सीखी हुई अपनी प्रामाणिकता की सीख अपनी बेटी को देने की कोशिश करती है। दूसरे काव्यांश में माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। उपरोक्त पंक्तियों में माँ अपनी बेटी की विदाई के वक्त जीवन जीने की बड़ी सीख उपहार के रूप में दे रही है, जो जीवन भर उसके काम आएगी।
माँ कहती है कि शीशे या पानी में अपनी सुंदरता का प्रतिबिंब देखकर ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि वह अस्थायी है। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग का प्रयोग सिर्फ खाना बनाने या रोटियां सेकने के लिए ही करना, लेकिन अगर आग का प्रयोग जलने या जलाने के लिए करते हुए देखो तो तुरंत उसका विरोध करना। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष करना चाहते हैं जो देश के लालच में आकर अपनी बहुओं को आग के हवाले करने में हिचकिचाते भी नहीं हैं। वस्त्र और आभूषण महिलाओं को बहुत आकर्षित करते हैं, लेकिन माँ वस्त्र और आभूषण को सौंदर्य बनाने वाली वस्तु ना मानकर उनको महिलाओं के लिए एक बंधन मानती है। इसलिए वह अपनी बेटी को कहती है कि वस्त्र और आभूषण के लालच में मत पड़ना, क्योंकि ये सब महिलाओं के लिए किसी बंधन से कम नहीं है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। उपरोक्त पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को अबला, कमजोर नारी की तरह ना बनना और एक सशक्त व मजबूत इंसान बनने को कहती है, ताकि वह अपनी सुरक्षा, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर हर विपरीत परिस्थितियों का पूरी दृढ़ता के साथ सामना कर सके। क्योंकि लोग महिलाओं को कमजोर समझकर उनका शोषण करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, इसलिए माँ कहती है कि अपने खिलाफ होने वाले अन्याय और अत्याचार का हमेशा डटकर सामना करना, उसके खिलाफ अपनी आवाज जरूर उठाना। बच्चों, दूसरे काव्यांश में माँ अपनी बेटी को 4 बड़ी सीख देती है। पहली सीख में माँ बेटी से कहती है कि कभी भी अपने रूप सौंदर्य पर अभिमान मत करना, क्योंकि ये स्थायी नहीं होते, कुछ समय के लिए हैं, बाद में नहीं होंगे। दूसरी सीख में माँ कहती है आग का प्रयोग हमेशा खाना बनाने के लिए करना, लेकिन अगर किसी के द्वारा जलाए जाने के लिए किया जाए उसका पूरा विरोध करना, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने या जलाने के लिए नहीं। यहाँ पर कवि उन लोगों पर अपने शब्दों से तीक्ष्ण प्रहार कर रहे हैं जो लोग दहेज के लालच में आकर अपनी बहुओं को आग के हवाले करने में तनिक भी नहीं हिचकते हैं। तीसरी सीख में माँ कहती है महिलाओं का वस्त्र और आभूषण के प्रति विशेष मोह होता है, लेकिन तुम इन सबका मोह कभी मत करना, क्योंकि ये जीवन के सबसे बड़े बंधन बन जाते हैं या महिलाओं के पैरों की जंजीर बन जाते हैं। और अंतिम सीख देते हुए माँ कहती है लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना, अर्थात मर्यादा, लज्जा, शिष्टता, विनम्रता, ये सब स्त्री के सुलभ गुण होते हैं। इनको तुम बरकरार रखना, लेकिन इन्हें कभी अपनी कमजोरी मत बनने देना। अन्याय और अत्याचार का हमेशा डटकर सामना करना, उसके खिलाफ अपनी आवाज जरूर उठाना। इसी के साथ बच्चों ये आपकी कविता यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।